40 दिन की बच्ची के पेट में एक भ्रूण मिला, यानी आसान भाषा में बच्चे के पेट में एक और बच्चा। ये बहुत ही रेयर यानी दुर्लभ बीमारी है और ये सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व भर में मौजूद है। इंडिया हैज अ हाई बर्डन ऑफ रेयर डिसीजेस और वहां पर भी आप देखेंगे ये डिसीजेस वो डिसीजेस हैं जहां पे बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि इट इज वेरी फेटल इन नेचर। हेलो दोस्तों, बिहार के मोतिहारी जिले में कुछ समय पहले एक बहुत ही अजीब मामला सामने आया, जहां 40 दिन की बच्ची के पेट में एक भ्रूण मिला, यानी आसान भाषा में बच्चे के पेट में एक और बच्चा। ये बहुत ही रेयर यानी दुर्लभ बीमारी है और ये सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व भर में मौजूद है, जिसे हम फीटस इन फीटू के नाम से जानते हैं। ऐसे ही कई सारी बीमारियां तो 5 लाख में से किसी एक बच्चे को होती है या फिर बहुत ही दुर्लभ होती है, उसे हम रेयर डिसीजेस कहते हैं। वेलकम टू चहल एकेडमी दोस्तों, आइए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक को 360 डिग्री कवर करते हैं और उस टॉपिक का नाम है रेयर डिसीजेस। आइए देखते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से रेयर डिसीजेस पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और कुछ आर्टिकल्स मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं जहां से आप इस बात को समझ सकते हैं पिछले 1-2 साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर हुए हैं। उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने यहां पे लगा रखे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि भाई किस प्रकार से यूपीएससी को कवर करना चाहिए। अलग अलग आर्टिकल्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हैं, द हिंदू के आर्टिकल्स हैं, पीआईबी के आर्टिकल्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट रेयर डिसीजेस। आप देखिए, सबसे पहले इसको कनेक्ट कर सकते हैं किससे? आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, यानी कि डिसीजेस से कवर किया जा सकता है, इस टॉपिक को रिलेट किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये आर्टिकल देखिए, द हिंदू का है और इस आर्टिकल के अंदर एक चीज है, मई 28, 2023 मींस वेरी रिसेंट 28 मई का आर्टिकल है, जहां पे बोला गया है दिल्ली हाई कोर्ट स्टेप्स इन फॉर पेशेंट्स ऑफ रेयर डिसीजेस, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में चल रहा है। सेट्स अप पैनल टू इंप्लीमेंट सेंटर्स पॉलिसी। अभी सेंटर की कौन सी पॉलिसी की बात करी जा रही है, यही चीज तो मुझे आपको बतानी है कि भाई नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेस 2021 को इंप्लीमेंट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट इस न्यूज को लेके आता है, यानी कि ये न्यूज उसी से रिलेटेड है। फिर आप देखिए एक और स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे हाई कोर्ट फॉर्म्स पैनल टू पुश पॉलिसी। वही पॉलिसी की बात हो रही है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेस। On rare diseases, the High Court said that the committee shall comprise of Dr. Nikhil Tandon, Professor AIIMS, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, or his nominee member, DG, Indian Council for Medical Research, Drug Controller General of India, and Dr. Madhulika Kabra, Professor AIIMS। ये नाम याद करने बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू कम इन योर यूपीएससी की यहां से आप नाम बताएं। बस सवाल यह है कि ये पैनल बनाया क्यों जा रहा है और रेयर डिसीजेस क्या होती हैं, यहां से यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है। प्री में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, मेंस में भी पूछा जा सकता है। सो लेट अस कम एंड सी। देखिए, एम्स दिल्ली गवर्नमेंट गॉट ₹23 करोड़ फ्रॉम सेंटर इन 5 years फॉर रेयर डिसीजेस, आरटीआई रिप्लाइड। यह है टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्तों आर्टिकल। अभी देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जुलाई 30 का आर्टिकल है, तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स में यह सिर्फ एक बार नहीं कई बार मौजूद रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक और न्यूज रही है, हाल ही में न्यूज में आया है, कस्टम्स ड्यूटी removed on drugs for rare diseases. What are rare diseases and why is their treatment so expensive? ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो जैसा मैंने आपसे बोला था, अलग अलग आर्टिकल्स को लाया जाएगा, एक साथ क्लब किया जाएगा और वहां से हम लोग 360 डिग्री कवर करेंगे एक टॉपिक को, जिससे कि होलिस्टिक मैनर में आपके पास नोट्स पहुंच जाएं, आपके पास चीजें मौजूद हों। आइए ये देखिए, पीआईबी का एक आर्टिकल है और ये पीआईबी का पुराना आर्टिकल है। पुराना आर्टिकल मैंने आप लोगों के लिए सर्च करके निकाला है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अप्रूव्स नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021। सो दिस इज द नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेस। यहां पे सारी चीजें लिख रखी हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है, क्या इसमें इश्यूज हैं, उसको मैंने अलग से भी लिख दिया है। और देखिए, ये एक आर्टिकल था जहां पे बोला गया कि नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो डिसक्वाइट ओवर गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस, द पॉलिसी हैज एब्सोल्युटली नो कंसिडरेशन फॉर ग्रुप 3 पेशेंट्स। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। अभी ये सब कुछ आप रिलेट कर पाएंगे, एक बार सिर्फ इसको ध्यान से सुनते चलिए,
स्टोरी की तरह इमेजिन करिए, और कुछ समय बाद आप ये पूरा का पूरे टॉपिक को दोबारा से किसी को समझाने का दम रख सकते हैं, यानी कि आप पूरा का पूरे टॉपिक को एनालाइज कर पाएंगे और एक तरीके से 360 डिग्री कनेक्ट कर लेंगे। सो यहां पे एक न्यूज याद रखिएगा, क्या बोला गया है, नो कंसिडरेशन फॉर ग्रुप 3 पेशेंट्स हु रिक्वायर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट सपोर्ट से ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एक पॉइंट है। एंड लास्ट अगर आप देखेंगे यहां पे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज निदान केंद्रास, अब देखिए ये भी एक न्यूज है, निदान केंद्रास के ऊपर आ रखा था 30 मार्च 2022 में, पीआईबी का आर्टिकल है जहां पे बोला है कि निदान केंद्रास एस्टैब्लिश करे गए हैं 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 4 स्टेट्स में फॉर ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यह बात बोली गई है। सो यहां पे आपको देखना पड़ेगा इन द पायलट फेस ऑफ द उम्मीद इनिशिएटिव। अब देखो यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछता है, उम्मीद इनिशिएटिव क्या है? सो उम्मीद इनिशिएटिव है यूनिक मेथड्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स इनिशिएटिव। तो याद रखिएगा उम्मीद इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, यह भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई सिंपली आप ये बता दीजिए कि उम्मीद इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। उम्मीद रिलेटेड है डिसऑर्डर्स से। किस तरीके के डिसऑर्डर्स से? जेनेटिक जो भी इनहेरिटेड होते हैं, यानी हम अपने मां बापों से जो डिसऑर्डर्स को लेते हैं उससे रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव है टू एड्रेस द बर्डन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द कंट्री। भाई भारत के अंदर काफी सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स मौजूद हैं। अभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट जी हां बिल्कुल सही बात है, उम्मीद इनिशिएटिव इज एस्टैब्लिशिंग निदान केंद्रास। नाउ निदान का मतलब क्या है? नेशनल इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रास, यानी इस तरीके के केंद्रों को खोला गया है फॉर प्रोवाइडिंग क्लिनिकल केयर ब्रॉडली इनकम्पासिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्री नेटल टेस्टिंग। प्री नेटल टेस्टिंग बहुत जरूरी है। प्री नेटल टेस्टिंग की बात करी जा रही है, न्यू बॉर्न बच्चे की स्क्रीनिंग की बात करी जा रही है, और इस ट्रीटेबल जो डिसीज है उसको कॉमनली जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को जानने का प्रयास करा जा रहा है। बच्चों के मां बापों को काउंसलिंग दी जाएगी यहां पे, और टेस्ट करा जाएगा फीटसिस को, ताकि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो अर्ली स्टेज में है उसको हम पता लगा सकें। अब ये पूरी की पूरी जो कहानी है आइए समझते हैं। सबसे पहले रेयर डिसीज होती क्या है दोस्तों? Rare disease, any disease, disorder, illness or condition affecting fewer than 2 lakh people in the United States is considered rare. यह है यूएसए की डेफिनेशन। हमें यूएसए की डेफिनेशन नहीं जाननी है, हमें तो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन जाननी है और भारत की डेफिनेशन जाननी है। तो अगर मैं बोलूं कि भारत के केस में रेयर डिसीजेस किसे कहते हैं, याद रखिएगा रेयर डिसीज इज नथिंग, एक ऐसी बीमारी है जो बहुत स्मॉल परसेंटेज, यानी कि इतनी रेयर है कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको फीटस इन फीटू वाली बीमारी के बारे में बताया, इसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है ना दोस्तों। अब नॉलेज क्यों नहीं है हमारे पास? क्योंकि हमको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत मैसिव लोगों को इंपैक्ट नहीं करती है, बहुत छोटी जनसंख्या को इंपैक्ट करती है। सो आप यहां पे एक चीज देख सकते हैं, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करा जाता है 10 और लेस पर 10,000 पॉपुलेशन, यानी कि 10,000 पॉपुलेशन में से अगर 10 लोगों में या 10 लोगों में से कम किसी को कोई बीमारी है उसको रेयर डिसीज का दर्जा दिया जाता है। इंडिया के केस में यह है लेस देन 1 in 2,500 इंडिविजुअल्स, यानी कि भारत के केस में अगर 2,500 बच्चों में से आप लेते हैं एक या एक से कम व्यक्ति इससे इंपैक्टेड है तो उसको बोला जाता है रेयर डिसीज। तो ये याद रखिएगा रेयर डिसीज का क्राइटेरिया क्या है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रेयर डिसीजेस आर जेनेटिक और हैव अ जेनेटिक कंपोनेंट। अब मैं जल्दी से आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। देखिए एक होता है सेल, आपको पता है सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में हमारा होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या न्यूक्लियस में होता है? जी नहीं, आपको पता है कि भाई यहीं पर नहीं होता है। हमें पता है एनिमल सेल के अंदर ये कहां पर मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है और कहां पे मौजूद होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ये 99% जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। इसी न्यूक्लियस को अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दीजिए, जूम इन करके अगर हम लोग चेक करते हैं कि भाई क्या है, थोड़ा सा उसको डिटेल वर्जन चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा इट इज जस्ट नथिंग बट अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये। इसी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर आप ओपन कर देते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वी एज अ नॉर्मल चाइल्ड के लिए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर एसेंशियल। जहां पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा या कम हो जाते हैं वहां पे एबनॉर्मल या स्पेशल बच्चों का जन्म होता है। अब बात करते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर आप डीप में और ओपन खोल के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इट लुक्स लाइक दिस।
इस तरीके का कहीं पे एक बिहेवियर देखने को मिलेगा या चेन देखने को मिलेगी। और इस पूरे के पूरे जो ये एक चेन है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो दिस डीएनए पर्टिकुलरली जो डबल स्ट्रैंडेड है, इस डबल स्ट्रैंडेड को अगर मैं पर्टिकुलरली एक एक रूप में डिवाइड कर दूं, देखिए यहां से डिवाइड कर दूं, इस एरिया को क्या बोलूंगा मैं, इस एरिया को बोलूंगा पर्टिकुलरली जीन। इस पूरे के पूरे जीन को अगर मैं खोल के रख दूं, यानी कि एक एक जीन को एकदम डिटेल में ओपन कर दूं, तो इसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। तो दोस्तों बात यह बोली जा रही है कि पहले हम लोगों ने जीनोम सीक्वेंसिंग करा। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है सारा का सारा डीएनए या फिर सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को खोल करके रख दो, होल जीनोम सीक्वेंसिंग आप इसको बोल देते हैं। एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करो, यानी सिर्फ इस शेडेड पोर्शन के बारे में बात करूं, तो मैं बोलूंगा यह है एक पर्टिकुलर जीन। इस पूरे के पूरे जीन्स को जहां पे डीएनए मौजूद होता है वहां पे हम कहते हैं जीनोम। तो जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए दैट इज अवेलेबल। अब बात ये बोली जा रही है कि जेनेटिकली डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे कि बेसिस के पेयर होते हैं यहां पे, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं जैसे ये बना हुआ है, ये बेस पेयर्स होते हैं। अब ये बेस पेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ अलाइंड होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं, जो हमारे पास इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि जब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं जेनेटिकली जब रिप्रोडक्शन होता है, या फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और उसके बाद जब पूरा का पूरा जो दोनों मदर एंड फादर के इंफॉर्मेशन होती है वो चाइल्ड के पास पहुंचती है, उस समय जीन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है। जब जीन्स कॉपी हो रहे होते हैं, यानी कि अपने ट्रांसक्रिप्शन फेज में होते हैं, जहां पे वो ट्रांसक्रिप्ट हो रहे होते हैं, उस समय मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई ये जो रेड वाला है, देखिए ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा, ये रेड वाला इस वाले ब्लू से जुड़ जाए। देयर कैन बी लाइक दिस, तो जुड़ना चाहिए था पहले से, हो सकता है वो जुड़ जाए ये। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई जेनेटिकली ड्रिफ्ट हो गया, या किसी वजह से जेनेटिकली गलत तरीके से जुड़ जाए आपके जीन्स, उस वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और ये जेनेटिक कंपोनेंट की वजह से रेयर डिसीजेस देखने को मिलती हैं। फॉर मेनी रेयर डिसीजेस साइंस में बी ऑब्जर्व्ड एट बर्थ और इन चाइल्डहुड। और याद रखिएगा ये जो रेयर डिसीजेस हैं, दीज डिसीजेस रिजल्ट इन प्री मैच्योर डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन और आर फेटल इन वेरी अर्ली चाइल्डहुड। यानी कि ये रेयर डिसीजेस के बारे में क्यों हमारे भारत में इतनी ज्यादा बात करी जा रही है। इंडिया हैज अ हाई बर्डन ऑफ रेयर डिसीजेस, और वहां पर भी आप देखेंगे ये डिसीजेस वो डिसीजेस हैं जहां पे बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि इट इज वेरी फेटल इन नेचर। सो हेंस वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, हमें इस पे काम करना पड़ेगा। देखिए ये अमेरिका का डेटा दे रखा है कि 25 से 30 मिलियन अमेरिकन, ऑलमोस्ट 1 in 10 हैव रेयर डिसीजेस। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 7000 रेयर डिसीजेस, अलग अलग तरीके की रेयर डिसीजेस हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया के केस क्या है। इंडिया हैज क्लोज टू 50 to 100 million people affected by rare diseases or their disorders, and the policy report said almost 80% of these rare conditions are in children and a leading cause for most of them not reaching adulthood, यानी कि वो बड़े ही नहीं हो पाते हैं, adulthood तक पहुंच ही नहीं पाते हैं because of the high morbidity, यानी कि ये काफी ज्यादा deadly है। सो ये रेयर डिसीजेस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। दोस्तों एग्जाम्पल्स में देखिए लायोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, पॉम्पे डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइना बिफाइडा, और ऐसे ही एक है अभी मैंने जो आपको इंट्रो में बताया था, फीटस इन फीटू, यानी कि बच्चे के अंदर बच्चा, इस तरीके की कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, और यही सब रेयर डिसीजेस हैं। ये सब किस चीज के लिए हैं? दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब सवाल ये है कि हाउ इट इज बीइंग डायग्नोस्ड, आप इसको डायग्नोस कैसे करते हैं दोस्तों? वेरी रेयरली इट इज बिंग डायग्नोस्ड इन इट्स इनिशियल स्टेज, क्योंकि इनिशियल स्टेज में एबनॉर्मेलिटी लग रही होती है, इनिशियल स्टेज में कुछ अलग तरीके से दिख रहा होता है। जैसे इनिशियल स्टेज में जब बच्चे का पेट बड़ा हो रहा होता है तो लगता है कि शायद पानी भर रहा है, शायद कोई और प्रॉब्लम है, बट ये नहीं पता लगा पाते कि उस समय फीटस इन फीटू है, वो काफी टाइम बाद पता लग पाता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस। भाई हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं या जो फिजिशियंस हैं, उनको इन रेयर डिसीजेस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस स्टडीज में ये पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखिए एडिक्वेट स्क्रीनिंग मेथड्स, यानी कि हमारे पास भारत के अंदर वो टेक्नोलॉजीज ही नहीं है जो इस तरीके की डिसीजेस को आइडेंटिफाई कर पाए।
डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज भी हैं, तो इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। पुअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारत के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करा जाता है मात्र 0.7% है टोटल जीडीपी का। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी कंट्रीज में ये 5% 10% के बीच में रेंज करता है, लाई करता है, और हमारा सिर्फ 0.7% है। मोस्ट रेयर डिसीजेस को जानने के लिए हमारे पास क्लिनिकल मेथड्स ही अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं कुछ इनिशिएटिव्स जो भारत ने चलाए हैं, सम ऑफ द इनिशिएटिव्स, जैसे मेडिसिन एंड फूड्स नीडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ 51 रेयर डिसीजेस हैव बीन एग्जेम्प्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं दोस्तों, आप जानते हैं, जैसे ही भारत के अंदर कोई चीज भारत की बाउंड्री में ऐड हो रही होती है या एंटर कर रही होती है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अभी वो बाउंड्री पे है, अभी वो भारत के पोर्ट्स पर आके सामान रुका है, पोर्ट से वो हमारी मार्केट के अंदर एंटर करने वाला है, यानी कि इंपोर्ट करा है आपने, एक्सपोर्ट करा है, मान लो कोई सामान यहां से आया है और अभी सिर्फ पोर्ट पे है, अभी वो मार्केट के अंदर नहीं आया है, तो यहां पर आप उसके ऊपर क्या लगाते हैं, कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं। यानी कि आप भारत की मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो फेयर प्ले हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उसके लिए कस्टम ड्यूटीज इंपोज करी जा सकती हैं। और हम लोगों ने क्या बोला है कि भाई ये कस्टम ड्यूटी लगाने से फायदा क्या होता है, बाहर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं याद रखिएगा वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं दोस्तों। जब वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो होम मेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी घर के बनाए हुए जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो चीपर हो जाते हैं, या फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है। बट यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमने कस्टम ड्यूटी हटा दी। अभी कस्टम ड्यूटी हटा दोगे तो इससे क्या होगा, बाहर के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, यानी कि बाहर के प्रोडक्ट्स अगर चीपर हो गए दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि बाहर के जो ड्रग्स होंगे, अब जो वो ड्रग्स हैं जो 51 रेयर टाइप की डिसीजेस को ठीक कर सकते हैं, ऐसी मेडिसिन अगर हैं तो वो सस्ती मिलेंगी। तो यहां पे भारत के अंदर ये काम सस्ता हो सकता है, रेयर डिसीजेस को आप ढंग से काम कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पैनल बना लिया है फाइनली। अगर आप देखेंगे दिल्ली हाईकोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ पैनल, और इस दिल्ली हाईकोर्ट के पैनल के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई एक पैनल बनेगा जो रेयर डिसीजेस पे काम करेगा, जो न्यूज में हम लोग देख रहे थे। तो दिस इज ऑल्सो वन सच बिग इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कोर्ट के द्वारा पैनल में बोला गया है कि इतने इतने लोग होंगे, ये ग्रुप बनाया जाएगा और इनको ट्रीटमेंट करना है, अर्ली डायग्नोसिस पे काम करना है। और रेयर पॉलिसी की जो डिसीज है, अब देखिए रेयर नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेस 2021 जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया था, याद रखिएगा यूपीएससी आपको यहां पे दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये एक इनिशिएटिव लाया गया, यानी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, कोई एक्ट नहीं है, कोई बिल नहीं है, ये एक पॉलिसी है किस तरीके से भारत अपनी रेयर डिसीजेस को कंट्रोल करने वाला है। तो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, डॉक्यूमेंट है जो इसको ट्रीट करना चाहता है। अब बात करते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो पैनल बनाया गया है वो इसी के लिए है कि पॉलिसी को लाया तो 2021 में गया, अभी तक आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, यानी पॉलिसी के अंदर कुछ लूप होल्स हैं। लूप होल्स को जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स क्या क्या है, देखिए फर्स्ट टाइम पॉलिसी 2017 में बनाई गई थी, यही नेशनल पॉलिसी रेयर डिसीजेस के ऊपर 2017 में आई थी। बट इस 2017 की जो पॉलिसी थी इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, इट कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड ड्यू टू सर्टेन चैलेंजेस लाइक लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम स्टेट्स एंड लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट। यानी कि सरकार को नहीं पता था किस तरीके से सपोर्ट करा जाए, स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में मिलकर के खर्चों पर रजामंदी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से फाइनली इसको इंप्लीमेंट नहीं करा गया। बट 2021 में इस पॉलिसी को लाया गया, और इस पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, दिस इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, आई कैन गारंटी दिस पॉइंट आएगा। तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वन टाइम ट्रीटमेंट, यानी कि एक बार अगर आपको रेयर डिसीजेस से ट्रीटमेंट करवाना है तो ग्रुप 1 डिसीजेस, ये याद रखना ग्रुप 1, क्योंकि अभी हम देखेंगे इसने पूरी डिसीजेस को ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 पे डिवाइड कर रखा है। और देखो न्यूज में ऊपर अगर आप आर्टिकल में जाओगे, मैंने वहां पे पढ़वाया भी है कि ग्रुप 3 डिसीजेस के ऊपर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, यही इसका क्रिटिसिज्म भी है। तो ग्रुप 1 पे फाइनेंशियल सपोर्ट है, बस सारी रेयर डिसीजेस को कवर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 को कवर करता है अप टू ₹20 लाख।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि भाई ग्रुप 1 डिसीजेस को 20 लाख रुपए तक कवर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए और किस चीज पे फोकस कर रहा है हमारा जो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहता है फोकस ऑन इंडिजीनियस रिसर्च, यानी घर में अपने आप से रिसर्च को हम बढ़ावा देंगे। इंडिजीनियस का मतलब होता है होम ग्रोन, यानी अपने आप से, सिर्फ बाहर की रिसर्च नहीं, लैबोरेटरी अपने घर में बनाई जाए और वो इस पे काम करे। और उसके लिए देखिए इन्होंने क्या बनाया है, नेशनल कंसोर्टियम टू बी सेटअप विद द हेल्थ डिपार्टमेंट। नेशनल कंसोर्टियम क्या होता है? कंसोर्टियम होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स या फिर एक कमिटी जो इस पर काम करे। तो एक नेशनल कंसोर्टियम सेटअप करा गया है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए नेशनल रजिस्ट्री ऑफ रेयर डिसीजेस बनाई जाएगी। रजिस्ट्री क्या होती है दोस्तों? जहां पे आप सब कुछ रजिस्टर करते हैं, यानी कि एक ऐसी डायरी जहां पे सारा का सारा डेटा अवेलेबल होगा रेयर डिसीजेस से रिलेटेड। हम बोलते हैं कि भारत के अंदर इतने लोगों को रेयर डिसीजेस है। अरे कितने लोगों को रेयर डिसीजेस है ये तो हमें पता ही नहीं। कितनी जनसंख्या है जो ऐसी डिसीजेस की वजह से हार्मफुल इंपैक्ट्स को झेल रही है, हमें डेटा ही अवेलेबल नहीं है। मैं कहता हूं जब तक डेटा अवेलेबल नहीं होगा आपकी पॉलिसी किस तरीके से उसको दूर कर सकती है, कैसे सरकार की स्कीम्स पहुंच सकती हैं। तो फर्स्ट यू नीड अ रजिस्ट्री, ऑल इंडिया लेवल पे एक रजिस्ट्री हो, कोई भी बच्चे को रेयर डिसीजेस हो तो उस रजिस्ट्री के थ्रू हमें पता चल जाए। नेक्स्ट देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग। भाई हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैपेसिटी नहीं है, हमारे फिजिशियंस को नॉलेज नहीं है। पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें स्किल डेवलपमेंट दी जाए, उन्हें इनके बारे में अवेयर कराया जाए ताकि रेयर डिसीजेस पे भी काम हो सके। नेक्स्ट देखिए फोकस करता है किस पे? अर्ली स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन। वो कहते हैं यार देखो रेयर डिसीजेस का सबसे बेस्ट इलाज तो यही है कि भाई आप इसको अर्ली ही पकड़ लें और इसको स्क्रीन करके खत्म कर दें। मान लीजिए अगर कोई बच्चे को रेयर डिसीजेस है तो जनरली देखा जाता है इनके इलाज नहीं है। आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में उनके इलाज आ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जीनोम एडिटिंग। जीन्स को आप एडिट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर से कट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, देन इट इज पॉसिबल, बट इट इज ऑल्सो इन द एडवांस स्टेजेस। आज हम ये नहीं बोल सकते कि 100% सब कुछ है। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो वन सच मेथड। बिल्कुल मेथड्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, बट हाँ स्टिल बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, एक्सेसिबल नहीं है आज की डेट में और एडवांस स्टेजेस में है। तो आने वाले 20, 25, 30 सालों में हो सकता है इसके रिगार्डिंग चीजें निकल के आ जाएं। तो देखो प्राइमरी इसका टारगेट है कि भाई प्रिवेंट करो अकरेंस ऑफ द डिसीज, यानी कि डिसीज आए ही ना इस पर फोकस करो और प्रिवेंट करो ऐसे बच्चों का जन्म ही ना हो। प्रिवेंटिंग बर्थ ऑफ एन अफेक्टेड चाइल्ड, अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन द एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज में ही माओं को पता लग जाए कि भाई बच्चा जो है रेयर डिसीजेस के साथ है, तो ऐसे बच्चों का जन्म ही ना हो, तो बेटर कंडीशन मानी जाती है। यानी कि प्राइमरी केयर है ये, प्रिवेंटिंग कर दो। सेकेंडरी क्या बोल रहे हैं? प्री नैटल स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। अब ठीक है प्रेग्नेंट हो चुके हैं, उससे पहले ही आप पता लगा लीजिए कि बच्चा ऐसे होने वाला है, डायग्नोस कर लीजिए उसको क्या बीमारी है, ताकि आप रेडी हो सके यहाँ की फ्यूचर में पता चल सके। और टर्शरी क्या है? बेटर केयर एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन, क्योंकि देखो एडवांस स्टेजेस में सिर्फ और सिर्फ यही काम आ सकता है। तो एडवांस स्टेजेस में बेटर केयर और मेडिकल रिहैबिलिटेशन ही फोकस पे रहेगा। एडवांस स्टेज में बीमारी को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो गया है, सो अर्ली डायग्नोसिस इज दी वे आउट। नेक्स्ट देखिए सेटिंग अप ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड निदान केंद्र। अभी हम लोग बात कर रहे थे निदान केंद्र की, तो निदान केंद्र बन भी चुके हैं और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी बना दिए जाएंगे। अभी देखिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है दोस्तों? एक बॉडी होती है जो प्रोवाइड करती है लीडरशिप, बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च सपोर्ट, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एंड स्किल ट्रेनिंग कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स में। लिटरल मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। जैसे मैं कहता हूं आईआईटी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यानी कि वहां पे हाईएस्ट लेवल के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करा जाएगा एजुकेशन के लेवल पे। सिमिलरली सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे और याद रखिएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कौन सी मिनिस्ट्री जो है अपॉइंट करती है, यानी कि फिर एक रिकॉग्निशन देती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, ये मिनिस्ट्री है जो इस पे पूरा का पूरा काम करती है। नेक्स्ट देखिए निदान केंद्र हैव बीन सेटअप बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा निदान केंद्र बनाए गए हैं अंडर यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, यानी उम्मीद प्रोजेक्ट। देखो यहां पे भी आ गया उम्मीद प्रोजेक्ट और हमने अपने पीआईबी के आर्टिकल में भी पढ़ लिया था उम्मीद प्रोजेक्ट। अब देखिए कैटेगरी ऑफ रेयर डिसीजेस ग्रुप 1। ग्रुप 1 डिसीज कौन सी है? डिसऑर्डर्स कैपेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिसीजेस जिसको एक बार सुधारा जा सकता है। वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगी सरकार और आपको पता है अप टू ₹20 लाख।
20 लाख तक का सपोर्ट देने की बात करती है। जैसे एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों देखो, यहां पे आपको बहुत ज्यादा बीमारी के बारे में नहीं जानना है, बस मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देना चाहता हूं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है? जहां पे आपकी बोन की जो डेंसिटी होती है वो वीक हो जाती है, यानी कि जो हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। अब जो हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, बोला जाता है ब्रिटल हड्डियां हो जाती है, यानी कि हड्डियों के अंदर बहुत छोटे 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 फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जो दिखते नहीं है जनरली, और ऐसा होता है कि इतने माइन्यूट फ्रैक्चर्स हो जाते हैं कि कुछ समय बाद हड्डी का अगर प्रेशर पड़ता है या कुछ भी होता है तो वो बिखर जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। लो बोन डेंसिटी एक अपने आप में प्रॉब्लम है एंड इट इज अ इनहेरिटेड डिसीजेस। देखिए नेक्स्ट, देखिए हेल्दी स्पाइन कैसी दिखती है, स्पाइन विद ऑस्टियोपोरोसिस कैसी दिखती है। ये जो जख्म है यानी कि ये डिटोरेशन होता चले जाता है। नेक्स्ट आपको पता होगा लिवर ट्रांसप्लांटेशन। लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोला जा रहा है कि ग्रुप 1 डिसीजेज है, रेयर जेनेटिक ये हो जाता है और जेनेटिक चीजों पे मिलेगा इनहेरिटेंस के साथ, और 20 लाख रुपए तक का यहां से फंड मिलेगा। रीनल ट्रांसप्लांटेशन यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी पैसा देगी सरकार। अब देखिए ग्रुप 2 डिसीजेस कौन सी हैं दोस्तों? ग्रुप 2 डिसीजेस वो डिसीजेस हैं जिसको लंबे समय लगता है ट्रीटमेंट के लिए एंड हैविंग रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। यहां पे ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है और ट्रीटमेंट का जो समय है वो बहुत लंबा है। जैसे एक है मेपल सिरप यूरिन डिसीज। मेपल सिरप यूरिन डिसीज क्या है दोस्तों? यहां पे आप देख सकते हैं, जस्ट एक ओवरऑल आइडिया आपको देना चाह रहा हूं। देयर आर सर्टेन आपके जो प्रोटीन में से एमिनो एसिड्स निकलते हैं, सर्टेन एमिनो एसिड्स आर देयर, और इन एमिनो एसिड्स को आप देखेंगे हम बोलते हैं BCAA यानी कि ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड्स। सभी एमिनो एसिड्स में से कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं BCAA। वो BCAA को फिल्टर नहीं कर पाती है इनकी बॉडी, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। बिल्डअप ऑफ सच एमिनो एसिड्स इन द बॉडी, प्रोटीन का बिल्डअप होने लग जाता है बॉडी में, मेपल सिरप डिसीज कहते हैं इसे। अब ये भी एक इनहेरिटेड डिसीज है। नेक्स्ट देखिए एक बीमारी है टायरोसिनेमिया टाइप 1 एंड टाइप 2। यहां पे भी सेम है, एमिनो एसिड्स का बिल्डअप प्रॉब्लम हो जाता है। फिर है ग्लूकोज गैक्टोज मैल एब्जॉर्प्शन। सिंपल शुगर को ही कुछ लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, यानी कि अगर उन्होंने व्हीट खाया या कुछ भी शुगर का इंटेक करा तो उनकी बॉडी रिएक्शन में आ जाती है और कुछ खा नहीं पाती है, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ग्लूकोज को गैक्टोज को। ग्रुप 3 डिसीजेस कौन सी हैं ये याद रखिएगा, जिनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है बट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है और लाइफ लॉन्ग थेरेपी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि यहां पे ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, सिर्फ कॉस्टली होने की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। और इसीलिए तो आप देखोगे कि ऊपर बिल्कुल ये बात बोली गई थी। अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊं दोबारा से एक बार, देखिए नो कंसिडरेशन फॉर ग्रुप 3 पेशेंट्स हु रिक्वायर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके लिए कोई फाइनेंशियल चीज की बात नहीं करी गई, सिर्फ ग्रुप 1 के लिए बात करी गई। यही इसका नेगेटिव इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। फिर दोस्तों देखो जैसे एक प्रॉब्लम है हंटर सिंड्रोम। हंटर सिंड्रोम भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। इसके आप देखिए नोज काफी बड़ी हो जाती है, टंग एनलार्ज हो जाती है, लिप्स थिकन हो जाते हैं, एनलार्ज हेड हो जाता है, इस तरीके का बच्चा दिखता है। इसे हम लोग बोलते हैं कि इट इज हंटर सिंड्रोम। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये भी ग्रुप 3 डिसीज में आती है, जहां पे मसल की वीकनेस हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, यानी कि मसल्स जो है छोटी हो जाती हैं, सुकुड़ जाती हैं। अगर मैं आपको और दूसरी भाषा में बोलूं तो देखिए सुकुड़ कैसे जाती हैं। यहां पे अब देखिए नॉर्मल मसल कैसी दिखती है और एट्रोफिड मसल कैसी दिखती है। ये एट्रोफिड मसल है, थोड़ी सी सिकुड़ गई है, और ये है आपकी नॉर्मल मसल। तो इस तरीके की बीमारियां होने लग जाती हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, अब ये फाइब्रोसिस कहाँ है? आपके यहाँ नाक पे हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, लिवर में हो सकता है, पैनक्रियाज में। तो ये सारी सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारियां हैं, इस पर भी जागरूकता दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए लूप होल्स इन द पॉलिसी, कुछ लूप होल्स भी आपको पता होने चाहिए, 4 से 5 लूप होल्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट, नो क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ रेयर डिसीज। अरे भाई आप बोलते हो 2500 में एक बच्चा या एक बच्चे से कम जो है भारत में रेयर डिसीज वाला है। अरे क्या होता है रेयर डिसीज, किन किन डिसीजेस को रेयर मानोगे? एटलीस्ट यू शुड गिव अ ब्रॉड ओवरव्यू। वो यहां पे मिसिंग है डॉक्यूमेंट में। यहां पे कोई सपोर्ट नहीं है पेशेंट्स को जो कि पहले से वेट कर रहे थे 2017 से। 2017 के बाद के जो पेशेंट्स हैं उनकी बात करी जा रही है कि उनको फंडिंग मिलेगी। 2017 से तक जो वेट कर रहे थे उनकी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर बात ही नहीं कर रहा है सरकार। तीसरा, ग्रुप 1 को अगर एक्सक्लूड कर दो तो ग्रुप और 2 और 3 वालों को, तो जिनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उनको कोई
फंडिंग अवेलेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रुप 3 वाले पेशेंट्स को तो ट्रीट भी कर सकते हो आप, उसको भी फंड नहीं कर रहे हो। और देखो, नो ओनली क्लासिफाइड सर्टेन डिसीजेज एज रेयर, क्लिनिकल डेटा ही नहीं है कायदे से। देयर आर मोर देन 50,000 डिसीजेज जो रेयर में आनी चाहिए। भारत के अंदर उतनी डिसीजेस को दर्जा ही नहीं दिया जा रहा है बिकॉज डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है। और एक्सपेंसिव ड्रग्स आज भी मौजूद हैं, मतलब एक्सपेंसिव ड्रग्स को दूर करने के लिए पॉलिसी के अंदर कुछ भी नहीं है। कस्टम ड्यूटी हटाई है, अभी हटाई है, बट उस पॉलिसी के अंदर कुछ भी बात नहीं करी जा रही है कि भारत के अंदर वो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे दूर करा जाए, क्या उसे हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। चलिए दोस्तों, ये आपके लिए एक प्री का क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के ले आया हूं। अब आपको डेली ऐसी एक क्वेश्चन मिलेगा प्रीलिम्स के बेसिस पे। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर करिए। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में आपको दूंगा, बट आई वांट यू ऑल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल ओनली कम इन योर एग्जाम्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू रेयर डिसीजेज इन इंडिया। डिसीज दैट अफेक्ट्स अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, जनरली 10 और लेस। Next, India has the highest burden of rare diseases in the whole world. Third statement कहती है National Policy for Rare Diseases 2021 provides a clear definition of rare diseases in India and provides financial support up to 20 lakh to all the patients suffering from such diseases. ये ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़िएगा, कभी इनकरेक्ट होगा कभी करेक्ट होगा, तो यहां पे आपको करेक्ट बताना है। और आपके लिए मैं एक मेंस का क्वेश्चन भी ले आया हूं, आप इस मेंस के क्वेश्चन को भी तैयार करिए। 250 शब्दों का आपको ये प्रश्न है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिसीजेस सच एज रेयर डिसीजेस हैव बिकम अ सिग्निफिकेंट हेल्थ बर्डन टुडे इन इंडिया। भारत के अंदर आज की डेट में ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा चुकी है कि रेयर डिसीजेस जो है समय समय पर बढ़ती जा रही है। अब बोल रहे हैं in the light of this statement explain the salient features and shortcomings of national policy on rare diseases, 250 words and आप अटेम्प्ट करिए। आई होप सो आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा है आपको वीडियो, और विल कम अप विद मोर वीडियोस लाइक दिस ओनली। और यहां से आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं प्री और मेंस, ये भी आप पता लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो अगेन सेम टाइम।